तो बच्चों आज की जो वीडियो होने वाली है वो है स्टाफिंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एज अ बिजनेस स्टडीज का पार्ट नंबर 1। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो तीसरा नंबर का फंक्शन है जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग सर सुना तो लग रहा है सर स्टाफ से रिलेटेड। बच्चों जिस कंपनी में जब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना तो वहां पर स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है, मतलब उनको भर्ती उनको एडमिट किया जाता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है स्टाफिंग। तो आज लेकिन अगर हमारी कंपनी में वर्कर्स नहीं है तो वर्कर्स को एडमिट तो करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बच्चों एडमिट करना या भर्ती करना। तो जब नए नए इंप्लॉइज को जब अपने कंपनी के अंदर एडमिट करते हैं उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होना। अब सोचो कि मैं कॉमर्स फील्ड का बंदा और मुझे आप साइंस फील्ड में डालोगे तो सीधी सी बात है सर कि मैं पढ़ाने को तो हल्का फुल्का पढ़ा दूंगा लेकिन मैं क्या अपना 100% एफर्ट दे पाऊंगा क्या? नहीं। आपकी कंपनी को क्या जो चीज चाहिए हमसे आउटपुट क्या हम वो दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं राइट पर्सन तो हूं लेकिन राइट जॉब मेरे लिए वो सुटेबल नहीं है, क्योंकि मैं कॉमर्स का बंदा हूं। तो कॉमर्स का बंदा कॉमर्स में अपनी फील्ड आजमा सकता है, उसमें अपना 100% एफर्ट लगा सकता है, बट साइंस फील्ड में बिल्कुल नहीं सर। लेकिन सोचो एक बहुत बड़ा सा स्कूल है जहां पे 100-200 लोग एम्प्लॉई हैं, 6000 7000 8000 बच्चे हैं, तो क्या वहां पे सारा काम स्कूल का प्रिंसिपल देख पाएगा? ये सारा काम स्कूल का मैनेजर देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो अपने उस वर्क लोड को कम करने के लिए एक एचआरएम बना दिया जाता है। एचआरएम मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। कि अगर आपके किसी फर्म में अगर 1000 बंदों की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए 10,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी है, तो आप तो सिर्फ खाली 1000 को ही करोगे तो 9000 बंदे क्या हो जाएंगे? ऑलरेडी रिजेक्टेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये 9000 लोग क्या हो गए? बहुत सारे लोग जॉब न पाने वजह से वापस हो गए। इसको प्रोसेस कहा जाता है नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट पर। तो बच्चों आज की जो वीडियो होने वाली है वो है स्टाफिंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एज अ बिजनेस स्टडीज का पार्ट नंबर 1। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो तीसरा नंबर का फंक्शन है जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग सर सुना तो लग रहा है सर स्टाफ से रिलेटेड। बच्चों जिस कंपनी में जब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना तो वहां पर स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है, मतलब उनको भर्ती उनको एडमिट किया जाता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है स्टाफिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग आज स्टाफिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपने अगर इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं देखा हुआ है, इसी चैनल बच्चों आप जब स्टाफिंग जब नाम लिखेंगे तो ये वीडियो पड़ी हुई है जो ऑलरेडी थोड़ा सा एक लंबे टाइमिंग की है, तो आप उसमें जाकर बिल्कुल ब्रीफ तौले ले सकते हैं। आज की जो वीडियो वो 1 शॉट में होगी, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर हम लोग सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे और मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम चीजों को जानने का मौका आज मिलेगा। इन फ्यूचर में हम लोग और भी कई सारी वीडियोस को लेकर के आने वाले हैं जो आप बस कोई 15 से 20 मिनट के अंदर आप चाहें तो इसका शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो बच्चों टाइमिंग आगे इधर उधर न करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों याद रखिएगा कि स्टाफिंग किससे कहते हैं, स्टाफिंग किससे कहा जाता है। भाई समझो कि हमारे पता है कि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी जो फर्म हो या बिजनेस होती है, आपको पता है कि काम करने के लिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये वर्कर्स आएंगे कहाँ से? वर्कर्स को किन वे से आएंगे? तो उन वे से लाना, उन वे से उनको मैनेज करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें रिक्रूटमेंट करना, उनके प्रोसेस को लेना करना, ये सारा काम हम लोग आज इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टाफिंग मतलब सर स्टाफ से रिलेटेड है कि किसी भी कंपनी का जो एक एम होता है, जो गोल अचीव होता है, वो बिना स्टाफ के अचीव नहीं हो पाता। रिलायंस हो, अडानी हो, अंबानी हो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी रन कर रही हैं, तो क्या वो बस अपने अकेले दम पे कर रही? नहीं, उन कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो उनकी कंपनी के इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्कर्स की वजह से कर रहे हैं। तो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस में हम जो बात करेंगे तो तीसरा नंबर का जो फंक्शन होता है बच्चों, पहले क्या था? प्लानिंग, जहां हम लोग प्लान करते थे, है ना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फ्रॉम होम टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, वो क्लियर हो गया। तो रिसोर्सेस कलेक्ट करने में लग गए, लोगों को उनका जो अथॉरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन करेंगे किसको, बांटेंगे किसको, देंगे किसको? तो भाई वो तुम स्टाफिंग में ही करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टाफिंग का ही है भाई। राइट पर्सन मतलब समझिएगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है तो एक पहले तो किसी राइट पर्सन को तलाश करेगी। चुनाव चाहे जिंदगी का हो, ठीक, या साथ गुजारने का हो, या साथ में चलने का हो, या किसी फर्म में काम करने के लिए किसी एम्प्लॉय का हो, ठीक, लेकिन चुनाव बिल्कुल सही होना चाहिए। और कैसा चुनाव होना चाहिए आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्म में? तो समझिएगा फर्म में चुनाव का मतलब ये हो गया सर कि एक राइट पर्सन चाहिए, हैविंग अ राइट पर्सन, या फॉर द राइट पर्सन, हैविंग अ राइट क्वालिफिकेशन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो एक राइट टाइमिंग पे एक राइट जॉब के लिए जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन होगी, मुझे किसी एक ऐसे राइट पर्सन की तलाश होगी, वो तलाश का सारा प्रोसीजर हमारा स्टाफिंग ही कहता है। जब आप लिखेंगे स्टाफिंग डिफाइंड एज अ राइट पर्सन हैविंग अ राइट क्वालिफिकेशन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइमिंग, ठीक, बस ये हमारा क्या हो गया? स्टाफिंग हो गया। तो भाई एक सही बंदे की तलाश करो जिसके पास एक सही नॉलेज अवेलेबल हो, नॉलेज के साथ साथ में उस बंदे के पास क्या हो? एक राइट टाइमिंग पे, मतलब मुझे जरूरत अगर आज है और बंदा मुझे 1 महीने बाद मिलेगा तो वो मेरे किसी कंपनी के काम का नहीं होने वाला, ठीक है। तो बच्चों आइए आज की वीडियो को यहीं शुरू करते हैं और आगे फटाक से चलते हैं, समझते हैं कि स्टाफिंग मतलब क्या होगा। देखो
मिले साथ हमारा तुम्हारा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। तो कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉयर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि क्या हमारे पास वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, और अगर बहुत ज़्यादा वर्कर्स हैं तो फिर मेरा काम तो हो जाना है, लेकिन अगर हमारी कंपनी में वर्कर्स नहीं है तो वर्कर्स को एडमिट तो करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बच्चों एडमिट करना या भर्ती करना। तो जब नए नए एम्प्लॉयज़ को जब हम अपने कंपनी के अंदर एडमिट करते हैं उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होना। फिर अब हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट तो बहुत ज्यादा होगी, है ना, तो बहुत सारे लोगों में से मुझे कम लोगों को तो सिलेक्ट करना होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ सारेगामापा, इंडियन आइडल आपने देखा होगा, कई सारे टीवी रियलिटी शोज हमने देखा होगा, हजारों लोग ऑडिशन देते हैं, लेकिन उनमें से बस टॉप 20 सेलेक्ट होते हैं। फिर वो टॉप 20 से धीरे धीरे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, उनसे उनको ऑडिशन, उनके सारे कई तरीके से हर वीक उनका प्रोग्राम आता रहता है, ठीक है ना। फिर उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, कुछ लोग डिसलेक्ट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, फिर लास्ट में बचता कोई एक। तो जो टॉप 1 होता है वो हमारा कहलाता है इंडियन आइडल या सारेगामापा का विनर, है ना। उसी तरीके से हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जितनी सारी सीट्स हैं तो उन सीट्स के लिए उससे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट करते हैं। फिर उनमें से जो कंपनी को लगेगा तो उनको कई तरीके से इंटरव्यू लेकर के, टेस्ट लेकर के, प्रोसीजर लेकर के उनको अपने कंपनी के अंदर सेलेक्ट करती है। ये सारा जो प्रोसीजर आप जो पढ़ रहे हो ना, ये बच्चों से आपके स्टाफिंग में ही आता है। अब देखिए क्या कहा हुआ है, तो पहले समझिएगा स्टाफिंग किससे कहते हैं। तो भाई जब किसी फर्म में, कंपनी में जब एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो, स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो, तो वो जो प्रोसेस जो हम लोग कंटिन्यूसली डन करते हैं उसे कहा जाता है स्टाफिंग। देखिए क्या कहता है बच्चों, फिलिंग एंड मेंटेनिंग पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मतलब हमें एक राइट बंदे की तलाश करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, किसके लिए, राइट जॉब के लिए। जैसे मेरे पास अकाउंटेंट्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो भाई मेरे लिए अकाउंटिंग की पोस्ट ज़्यादा बेटर काम करेगी, क्योंकि मैं अपना उसमें 100% दे पाऊंगा, ठीक है। अब सोचो कि मैं कॉमर्स फील्ड का बंदा और मुझे आप साइंस फील्ड में डालोगे, तो सीधी सी बात है सर कि मैं पढ़ाने को तो हल्का फुल्का पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं क्या अपना 100% एफर्ट दे पाऊंगा क्या? नहीं। आपकी कंपनी को क्या जो चीज़ चाहिए हमसे, आउटपुट क्या, हम वो दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं राइट पर्सन तो हूं, लेकिन राइट जॉब मेरे लिए वो सुटेबल नहीं है, क्योंकि मैं कॉमर्स का बंदा हूं। तो कॉमर्स का बंदा कॉमर्स में अपनी फील्ड आजमा सकता है, उसमें अपना 100% एफर्ट लगा सकता है, बट साइंस फील्ड में बिल्कुल नहीं सर। तो मतलब ऐसे बंदे रखिए, टेक्नीशियन मुझे चाहिए तो उसके बाद टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाला हो, टेक्निक का नॉलेज सब ज़्यादा अवेलेबल होगा, तो वो बंदा राइट पर्सन होगा। मुझे किसी कंपनी में काम करने के लिए कंप्यूटर वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, तो भाई मुझे एक ऐसे बंदे की तलाश करनी पड़ेगी ना कि जो बंदे के पास कंप्यूटर की नॉलेज हो। अब जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है वो बंदा कंप्यूटर पे काम करेगा तो एक तो क्या करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, रिसोर्सेज वेस्ट करेगा, और कंपनी का जो एम होगा, गोल होगा, वो भी टाइमिंग पर अचीव नहीं हो पाएगा। तो क्या करना होगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड करके कंपनी एक तरीके का स्टाफिंग प्रोसीजर निकालती है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टाफिंग मतलब सर नए बंदों को अपने कंपनी में रिक्रूट करना, या अगर हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं तो उनको या तो ट्रांसफर करना या तो उनको प्रमोशन करना, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। It is a key management function बच्चों कि includes the entire process of managing human resources from planning and recruitment to training देना, compensation provide करना, performance appraisals देखना। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे कंपनी बंदा आया, मुझे उसको नहीं पता ना कि कैसे हाउ टू परफॉर्म द वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, भाई काम कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होगा। तो उसके लिए क्या करेगा वो रिसोर्सेज के लिए पहले तो प्लानिंग करेगा, प्लानिंग के बाद उनको अपने कंपनी बुलाएगा, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोसीजर देगा, ट्रेनिंग के बाद फिर ये तय करेगा कि बंदा हमारा इफेक्टिव है या एफिशिएंट है। इफेक्टिव होगा तो सैलरी थोड़ा कम करो, एफिशिएंट है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कर है, उसे सैलरी बढ़ा के दे दो। और एक बार जब उसे हम सैलरी बढ़ा के दे देंगे तो फिर हम उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को भी देखेंगे। परफॉर्मेंस मतलब वो कैसा ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, कैसा वर्क परफॉर्म कर रहा है, फिर इसके हिसाब से उसके हम फ्यूचर की डेजिग्नेशन को तय करेंगे कि उस बंदे को प्रमोट करना है या बंदे को ट्रांसफर करना है या बंदे को एज इट इज उसी जगह पर रखे रहना है ना। तो द गोल इज टू इंश्योर दैट अ कंपनी हैज द राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल। तो भाई मुझे एक ऐसे बंदे की तलाश करनी है जो राइट पीपल हो, लेकिन उसके पास राइट स्किल्स भी हो। किसके लिए? फॉर द राइट रोल्स के लिए, टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, कि राइट रोल के संग अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को अचीव करने में वो अपना 100% एफर्ट लगा दें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या कहलाता है बच्चों, समझिएगा। इंपॉर्टेंस कुल मिलाकर के 5 दिए हुए हैं, ठीक। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या कहता है बच्चों कि ऑब्टेंस कॉम्पिटेंट पर्सोनल। स्टाफिंग से सर फायदा क्या है? अब इंपॉर्टेंस हो ना, इंपॉर्टेंस मतलब जरूरत क्या है, किस बात की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंस मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है सर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फर्म। समझो, कॉम्पिटेंट ऑब्टेंस कॉम्पिटेंट पर्सोनल, पर्सनल है बच्चों, पर्सनल नहीं है। पर्सनल मतलब हो गया कोई व्यक्ति या इंप्लॉय या कोई स्टाफ हो गया। जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो कम ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफिंग में जो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि हमारी किसी भी तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट पर्सोनल मिलता है। एक पोस्ट मेरे पास थी, उसके लिए 15 लोगों ने एप्लीकेशन दिए थे और 15 लोग उसी फील्ड के नॉलेजेबल स्किल्ड पर्सन थे, लेकिन उन 15 में से मुझे खाली किसी एक ही बंदे को सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरे पास पोस्ट तो केवल एक ही है।
सोचो, तो उन 14-15 लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, टेस्ट लिया, उनमें से जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जिसकी सबसे बेस्ट स्किल होगी, बेस्ट नॉलेजेबल होगा, बेस्ट सुटेबल बंदा होगा, उसको हमने अपनी कंपनी में क्या कर लिया, अपने पर एडमिट कर लिया, अपनी कंपनी में सेलेक्ट कर लिया। तो क्या होगा कि स्टाफिंग में क्या होता है कि मुझे एक सबसे अच्छे बंदे हमको मिल जाते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि भाई किसी को भी रास्ते में देखा उसको उठा के अपनी कंपनी में लगा दिया, नहीं। वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, इंटरव्यूज प्रोग्राम्स होते हैं, फिर जाकर उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है, तब जाकर उनको तो सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ वो बंदा हमारी कंपनी के लिए फिट है भी या नहीं है ना। तो क्या होगा, पहला पॉइंट कि स्टाफिंग करने से बंदे जो कंपनी को एक प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटेंट पर्सोना मिल जाता है, मतलब हाईली स्किल्ड, हाईली नॉलेजेबल, हाईली प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है, क्योंकि भाई वो कई सारे के टेस्ट को देकर के परफॉर्म किया हुआ है। अगला बच्चों, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग से एक फायदा हमारा ये बन जाता है कि जो सही बंदा होता है तो सही बंदे को सही जॉब पे हम लोग फिट कर देते हैं। भाई तुम्हारे पास नॉलेज अकाउंटेंट का है, आओ तुम्हारी कंपनी में अकाउंटिंग काम कर लो। अच्छा तुम्हारे पास नॉलेज टेक्नीशियन का है, आओ भाई तुम हमारे पास टेक्नीशियन वाला काम कर लो। अच्छा तुम्हारे पास हमारे पास काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, आओ तुम्हारी कंपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करो। अच्छा तुम्हें तो फाइनेंस की नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी कंपनी में फाइनेंस कर लो। तो जिसके पास जो रिलेटेड नॉलेज है, मैंने क्या बताया, फाइंडिंग द राइट पर्सन की तलाश करो, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन हो, एट द राइट टाइमिंग, जब मुझे जरूरत है ना, वो राइट टाइम होगी, एंड किसके लिए, फॉर द राइट जॉब के लिए, मतलब सही जॉब के लिए। अब बंदे के पास नॉलेज कॉमर्स की, भेज रहे हो साइंस में, तो वो बंदा राइट तो है लेकिन उसकी जॉब वो राइट नहीं है। तो क्या करना होगा, सामने वाले बंदे के सुटेबल के हिसाब से मुझे वो जॉब प्रीफर करनी पड़ेगी। तो राइट पर्सन को राइट जॉब प्रोवाइड करनी होगी। तीसरा क्या कहता है बच्चों, प्रमोट्स कंटिन्यूअस ग्रोथ। अब इसमें दोनों लोग का ग्रोथ आएगा, कंपनी का भी ग्रोथ होगा और इंप्लॉय का भी होगा। सोचो, अगर इंप्लॉय के पास नॉलेज है और इंप्लॉय क्या कर रहा है, अपने स्किल को, अपने नॉलेज को डेवलप कर रहा है, क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले रहा है, अटेंड कर रहा है, लगातार वर्क कंसीडर कर रहा है, तो जितना ज्यादा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेगा उतना ज्यादा क्या होगा, हाईली एजुकेट होगा, हाईली स्किल्ड होगा, हाईली प्रोफेशनल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि वो बंदा जब ग्रोथ करेगा तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट कंपनी को मिलेगा, तो कंपनी भी क्या होगी, उसको भी, कंपनी को भी बेनिफिट होगा। तो स्टाफिंग से फायदा ये होगा कि बस केवल कंपनी का ही, मतलब इंप्लॉय का ही ग्रोथ नहीं होगा, बल्कि किसका होगा, कंपनी का भी ग्रोथ हो जाता है। अगला है ऑप्टिमाइजेस द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा हम लोग कौन है यहाँ पे, कंपनी मशीनरी को तो परचेस नहीं कर रही है, किसको परचेस कर रही है, परचेस भी नहीं कर रही है, हम तो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, किसे कर रहे हैं, ह्यूमन को ही कर रहे हैं। तो ह्यूमंस को प्रॉपर तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूटिलाइज करना है ना, उनको जॉब रोल प्रोवाइड करना, उनको वो जॉब चीजें अवेलेबल कराना, ये सारा का सारे चीज जो कंसिडरेशन होती है वो कहाँ होती है बच्चों, इसी सोर्सेस में होती हैं। तो ऑप्टिमाइज करना कि हमारे कंपनी में जितने सारे जो रिसोर्सेज हैं, कि कितने बंदे हमारे पास हाईली एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, प्रोफेशनल हैं, एफिशिएंट हैं कि इफेक्टिव हैं, ट्रेनिंग देना होगा कि ट्रांसफर करना होगा कि प्रमोशन करना होगा, तो प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना होगा। स्टाफिंग ये बताता है कि सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, और एक बार यूटिलाइज करने के बाद बच्चों क्या होता है, इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल। सोचो एग्जाम्पल, सोचो कि आप अकाउंटिंग का क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको टीचर ने आपको पहले बता दिया बेटा इस फॉर्मूले से इस टेबल के थ्रू आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आपने घर में क्वेश्चन लगाए, एक क्वेश्चन लगाए, दो क्वेश्चन लगाए, दोनों का आंसर आ गया। आपकी मोरल और आपकी जो मोटिवेशन ऑलरेडी आपका इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, अरे यार मेरे तो आंसर आ रहे हैं, चलो क्वेश्चन लगाते रहो। तो फिर आप तीसरा लगाते हो, फिर चौथा लगाते हो, तब तक आप लगाते रहते हो जब तक क्या होता है, उसके आंसर आते रहते हैं। तो आंसर आने का मतलब क्या हो कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है ना, आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये जो पॉजिटिविटी आ रही है वो क्या आपके मॉरल को बूस्ट कर रहा है ना। आप एक साथ सोचो, एक भी क्वेश्चन लगाने को रेडी नहीं थे, अब जब आपके पास आंसर आने शुरू होगा तो आप लगातार पे लगातार कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो। वैसे क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहली बात, अब मुझे मेरे हिसाब से, मैं तो राइट पर्सन हूं, मैं कॉमर्शियल बंदा हूं, तो मुझे कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी मुझे जॉब ऑफर कर दिया गया कंपनी में, मैं उसमें अपना 100% एफर्ट लगाऊंगा ना, और जितना ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा, और जितना मुझे अच्छा लगेगा उतना क्या होगा, मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि मेरे आंसर्स आ रहे हैं, मेरे स्किल्स का प्रॉपर यूज हो रहा है, कंपनी का एम्प्लॉयर जो है वो मुझसे बड़ी खुश हो जा रहा है। तो मेरी जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो भी इंक्रीज हुई, और जो हमारा मोरल है वो भी ऑलरेडी हमारा क्या होगा, बूस्ट होगा, क्योंकि भाई जितना अच्छा काम करेंगे उतना और अच्छा काम करने का मोटिवेशन हमको मिलता रहेगा। तो ये सब चीजें बच्चों पॉसिबल हो पाती हैं किसके जरिए, वो पॉसिबल होती हैं हमारी स्टाफिंग के जरिए। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे क्या पॉइंट करता है समझिएगा, आगे कहता है कि स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी एचआरएम क्या होता है, देखो बच्चों इसको दो पार्ट में समझो। जहां पे छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहां पे जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पे सारा का सारा काम जो होता है उस कंपनी का जो मैनेजर होता है, जो कंपनी का जो सुपरवाइजर होता है, वो मतलब मैनेजर जो होता है वो सब कुछ हैंडल कर लेता है। छोटे छोटे स्कूल्स हैं जहां पे 20, 25, 50 एम्प्लॉई केवल हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, 100, 200, 500, 800, 1000, 2000 बच्चे हैं, तो अब बहुत ज्यादा एचआरएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 20, 25, 50 लोग से पढ़वाना है। लेकिन सोचो एक बहुत बड़ा सा स्कूल है जहाँ पे 100-200 लोग एम्प्लॉई हैं, 6000, 7000, 8000 बच्चे हैं, तो क्या वहाँ पे सारा काम स्कूल का प्रिंसिपल देख पाएगा?
ये सारा काम स्कूल का मैनेजर देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो अपने उस वर्कलोड को कम करने के लिए एक एचआरएम बना दिया जाता है। एचआरएम मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। बच्चों एचआरएम डिपार्टमेंट समझिए क्या होता है? जहां पे लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बड़े लेवल पे जो कंपनियां जब काम करती हैं तो उनके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होंगे। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे तो उनका आना जाना, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, किसकी सैलरी बढ़ानी है, किसको सेलेक्ट करना है, तो ये सारा काम प्रिंसिपल और मैनेजर नहीं देख सकते किसी छोटे छोटे फर्म का, इतने बड़े फर्म का। इसके लिए वो अपने कंपनी में ही एक डिपार्टमेंट बना देते हैं कि उस डिपार्टमेंट का बस खाली एक ही काम होगा कि जब भी हमारे कंपनी में किसी वर्कर्स को या वर्कर की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो उस वर्कर की सीट जो वैकेंट है उस सीट्स को फिलअप करना। तो वैकेंट सीट को फिलअप करने का जो प्रोसीजर है वो स्टाफिंग बताता है। तो अब मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि आपका छोटा सा स्कूल होगा, आप जहां पढ़ते होंगे वहां बस एक ही शिफ्ट या 2 शिफ्ट में क्लासेस चलती होंगी, तो 12-15 टीचर सुबह पढ़ाते हैं, 12-15 टीचर शाम को पढ़ाते हैं, तो 20-25 टीचर, 30 टीचर हो जाएंगे। तो इन 30 टीचर को मैनेज कर पाना पॉसिबल है कि नहीं है? प्रिंसिपल या जो मैनेजर होंगे आपके स्कूल के वो मैनेज कर पाएंगे। लेकिन सोचो कि अगर वही 2 शिफ्ट में स्कूल चले, लेकिन 6-8 हज़ार बच्चे हों, तकरीबन आपके पास 100-150 आपको इंप्लॉइज को, 100-150 टीचर का आपको संभालना होगा, तो क्या वो एक पर्सन के लिए सफिशियंट होगा? नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही जब बड़े स्केल पे या लार्ज स्केल पे जब हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन या जो कोई फर्म जब रन कर रही होती हैं, तब ऐसे समय पे क्या होता है? एक डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है जिसका नाम होता है एचआरएम डिपार्टमेंट। इनका काम क्या होता है? जो काम स्टाफिंग का होता है वही काम एचआरएम का ही होता है। ठीक है, तो स्टाफिंग एक तरीके से प्रोसेस हो गया हमारे एचआरएम का। तो एचआरएम क्या बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो गया। एचआरएम काम करेगा कि यह देखेगा कि हमारे कंपनी में कितने सारे वर्कर्स हैं, क्या ओवर स्टाफिंग है या अंडर स्टाफिंग है, क्या मुझे एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट होगी तो सारा का सारा रिक्रूटमेंट का सारा काम कौन देखेगा? एचआरएम डिपार्टमेंट देखेगा, जो स्टाफिंग करता है। देखिए लिखा भी है, स्टाफिंग एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ फिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स विथ क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग वर्कफोर्स नीड्स। ये देखेंगे कि हमारे कंपनी में कितने सारे है ना एज अ वर्कर्स की क्या है, हमें एज अ वर्कफोर्स में नीड कितनी है। ठीक, ठीक, पहले देखेगा हमारे वर्कर फोर्स नीड कितनी है, क्या रिक्रूटमेंट करना, उन लोगों को सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट देना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारा का सारा काम कौन करेगा बच्चों? ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बैठा हुआ ना, ये सारा का सारा काम करता है। और ये क्रूशियल होता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंसी, एज इट इंश्योर द राइट पीपल आर हायर्ड फॉर द राइट जॉब। ये इस चीज को ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से फोकस करिएगा कि एक राइट पीपल आर हायर्ड फॉर द राइट जॉब्स टू अचीव एज अ कंपनी गोल। तो कंपनी के किसी गोल को अचीव करने के लिए हमें कौन चाहिए? हमें राइट बंदा चाहिए जो राइट जॉब पे प्रॉपर तरीके से काम करे। और ये काम करने का बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनियां हो गई, बड़े बड़े लेवल पे कंपनियां काम करें, 1000, 2000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट में ब्रांचेस के हिसाब से एक एचआरएम डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश कर दिया जाता है। तो एचआरएम डिपार्टमेंट का काम ही यही होता है, ठीक है, जो काम हमारे तरीके स्टाफिंग करते हुए चला आ रहा है। तो स्टाफिंग मतलब क्या हुआ भाई कि ऐसे बंदे को हायर करो जिस कंपनी में आपको रिक्वायरमेंट है, फिर उनको ट्रेनिंग दो, प्रोसीजर दो, सिलेक्शन कराओ, टेस्ट कराओ, उनका कंपनसेशन प्रोवाइड करो, फिर उनकी जॉब डिसाइड करो कि क्या उनको काम करना होगा, उसके हिसाब से उनकी वैल्यू तय करो, ठीक है, उनका प्रमोशन करना है, ट्रांसफर करना है, सारा काम जो स्टाफिंग करता है वही सारा काम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआरएम डिपार्टमेंट करता है। और छोटी कंपनियों के अंदर हमारा स्टाफिंग खुद ही कर लेता है। तो जब छोटा काम हमारे कंपनी के मैनेजर या स्कूल के प्रिंसिपल लोग कर सकते हैं तो वो आपका हो जाएगा स्टाफिंग। जब बड़ी स्केल की ऑर्गेनाइजेशन या फर्म होगी तो वहां पे काम होगा एचआरएम डिपार्टमेंट का, ठीक है बच्चों। देखिए, व्हेन मैनेजर परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन हिज रोल इज स्लाइटली लिमिटेड होती है। क्यों? वो राइट पर्सन को राइट जॉब पे, ये पॉइंट लिखा हुआ है कि छोटी कंपनी में स्टाफिंग फंक्शन होता है जहां पे स्लाइटली उनके लिमिटेड कर दिया जाता है। समझिएगा, प्लेसिंग करना राइट पर्सन को राइट जॉब पे देने के लिए, इंट्रोड्यूस करना न्यू एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, इंट्रोडक्शन करने का भी सारा काम इनका ही होता है। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज एंड इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, प्रॉपर तरीके से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और इंप्रूवमेंट करना, उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से हम उनको इंक्रीज कर सकते हैं। एंड डेवलपिंग देयर एबिलिटी, उनकी एबिलिटी को इंक्रीज करना, मेंटेन करना और उनकी मोरल एंड प्रोटेक्टिव करना उनके हेल्थ सिस्टम को भी। मतलब भाई किसी वजह से उनको कोई खराबी ना आ पाए, है ना, उनके संग किसी तरीके को कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो पाए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, प्रॉपर तरीके से सेफ एंड सिक्योर प्लेसेस मिले। ठीक बच्चों, लिखा हुआ कि स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग बहुत छोटा पार्ट है बच्चों, एचआरएम बहुत बड़ा पार्ट है। तो स्टाफिंग क्या है? इस एक पार्ट है, किसका पार्ट है? हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो बच्चों अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, फिर फटाक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट पे क्या करता है बच्चों, समझ लीजिएगा कि एक प्रेजेंट डे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया है कुछ एक्टिविटीज के हिसाब से। तो
तो देखो, पहला बात, रिक्रूटमेंट करने का सारा काम किसका होता है? एचआरएम डिपार्टमेंट का। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को एडमिट करना। फिर क्या होता है? उनकी जॉब को एनालिसिस करना प्रॉपर तरीके से, फिर ये डिजाइन करना कि किस तरीके से वो रोल को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद उनकी कॉम्पेंसेशन प्लानिंग करना। कॉम्पेंसेशन मतलब कौन बंदे को कितना पैसा देना है, कोई बंदा इफेक्टिव है या एफिशिएंट है, कोई बंदा बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल है, स्किल्ड बंदा है, तो भाई उसकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हाई होगी। कोई जो बंदा अभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी सैलरी एज अ कंपेरिजन टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज कम हो जाएगी। प्लानिंग करना, फिर ये देखना कि कंपनी में ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट कराना, परफॉर्मेंस अप्रेजल की रिपोर्ट तैयार करना, ग्रीवेंसेस, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉइज के बीच की या किसी स्टाफ के बीच की कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम्स के सारे ग्रीवेंसेस को हैंडल करना, मेंटेनिंग करना कि लेबर रिलेशंस खराब ना हो, क्योंकि डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं ना। जब एक ही कंपनी में एक ही लेवल के जब लोग काम कर रहे होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? एक ईगो बढ़ के आ जाती है कि भाई मैं बेस्ट हूँ, तुम बेस्ट नहीं हो, मेरी सैलरी तुमसे ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी सैलरी कम होगी, तो कम वाले के मन में थोड़ा सा तो आ जाएगा, और जो ज्यादा वाला उसके अंदर थोड़ा ईगो भी आ सकती है। तो वो चीजें हो सकती हैं कि थोड़ा सा वो मिसमैच कर दे और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल से भटक जाए। तो लेबर के रिलेशंस को भी फ्रूटफुल एस्टैब्लिश करना, ये भी काम सन का ही होता है। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वेलफेयर प्रोग्राम चलाना, और कुछ लीगल अगर कुछ कॉम्प्लायंसेस हैं तो उन सारे चीज़ों को भी हैंडल करना किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ये सारा काम जो बच्चों होता है वो किसका होता है? हमारे एचआरएम डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सेम वही काम करता है जो स्टाफिंग हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। स्टाफिंग क्लास 12 में तो छोटा सा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एचआरएम एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, उसका एक छोटा सा पॉइंट क्या हमारे पास हो जाएगी? स्टाफिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सही लोगों को सही जगह पे भरना, सही स्किल के संग में, क्योंकि हमारे पास जॉब वैकेंट थी, तो वैकेंट जॉब को फिलअप करना और उसमें सही बंदों को फिलअप करना, सारा काम किसका होता है? स्टाफिंग का होता है। और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किसका काम होता है? हमारे एचआरएम डिपार्टमेंट काम होता है। क्लियर बात? चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, हम अब जैसे हमने पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ा था, वैसे स्टाफिंग प्रोसेस भी है। सबके प्रोसेस होते हैं, तो किन किन प्रोसेस को या किन किन प्रोसीजर्स को मिला करके हमारा स्टाफिंग बनता है। स्टाफिंग सर कितना कहना आसान होता है क्या? नहीं, तो देखो समझो क्या होता है। पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक, फिर रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चलाना, ट्रेनिंग करना, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करना, प्रमोशन देना और कंपनसेशन प्रोवाइड करना। ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर होता है किसी भी स्टाफिंग प्रोसेस का। तो आइए वन बाय वन इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या कहता है? एस्टिमेटिंग करना मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब स्टाफिंग में आपने ये तो पढ़ लिया सर भाई कि इसमें बंदों को सेलेक्ट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। लेकिन कैसे किया जाता है सर? कुछ तो पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों। दो तरीके से, दो एनालिसिस होती है, एक होती है वर्कलोड एनालिसिस, एक होती है वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है, वर्कलोड एनालिसिस को क्या होता है? वर्कलोड ये बताता है कि सर डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ये डिटरमाइन करके बताएगा कि कितने नंबर एंड कितने टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज मतलब बच्चों उनके पास क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल, उनकी नॉलेज, उनकी पोटेंशियल, उनकी ट्रेनिंग सिस्टम, सबको जज करके कि एफिशिएंट बंदा चाहिए कि इफेक्टिव बंदा चाहिए या इनएफिशिएंट। कोई सबको सब बंदा चाहिए ना, कोई एक अपर लेवल का बंदा हो, कोई लोअर लेवल का बंदा हो, सब कुछ में चाहता है। वर्कफोर्स बताता है ये इवैल्यूएटिंग करना कि द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करंटली अवेलेबल। अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो कौन बताता है? वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है। वर्कलोड एनालिसिस बताता है कि सर हमें कितने सारे बंदे चाहिए, है ना, कितने सारे नंबर में। पॉइंट समझिएगा यहाँ पे क्या चीज कि कितने सारे बंदे में कितने नंबर के बंदे चाहिए और किस टाइप्स के बंदे चाहिए। इन सब चीजों को जो प्रीफर आउट करता है वो क्या कहलाता है? वो वर्कलोड बताता है। तो वर्कलोड एनालिसिस से ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाता है कि हमें कितने सारे वर्कर्स, उनके नंबर टाइप चाहिए। और वर्कफोर्स ये बताता है कि हमारे पास कितने लोग हैं। अब कितने लोग होंगे बच्चों, उसमें दो काम होगा, या तो हमारे कंपनी में वो ओवर स्टाफिंग कर रहे होंगे, ओवर मतलब ये तो बहुत सारे लोग होंगे, या तो हमारे पास वर्कर ही कम होंगे, तो वो किससे होगा? वो हमारे अंडर स्टाफिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? हमारे अंडर स्टाफिंग में आ जाएगा। तो ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग, मगर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो भाई उनको ट्रांसफर प्रमोशन करके हटा दो। तो कंपैरिजन बताएगा कि भाई आपको कितने बंदे चाहिए, आपके पास कितने सारे बंदे अवेलेबल हैं। तो अगर कम बंदे हैं तो भाई कंपैरिजन किया जाएगा और कंपैरिजन में बताया जाएगा कि अंडर स्टाफिंग में बंदे हैं या सरप्लस ओवर स्टाफिंग बच्चे हैं। मतलब आपको रिक्वायरमेंट कितने की थी बच्चों? 100 बंदे चाहिए, क्या आपके पास 110 लोग हैं? तो ये ओवर स्टाफिंग हो गया ना,
है ना। और अगर आपके पास 100 बंदे हैं लेकिन अभी आपके पास केवल 90 ही बंदे हैं, 10 बंदे आपके पास नहीं, तो ये 10 बंदे आपको चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी हमको तब पता कैसे लगेगी, ये हमको रीजन कैसे पता लगेगा, तो पता लगेगा सर हमारे पास कंपैरिजन करने से। तो वर्कफोर्स एनालिसिस और वर्कलोड एनालिसिस के कंपैरिजन से ये पता लग पाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने सारे एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए एक बार जब कंपनी ये तय कर लेती है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी होंगी, तो कंपनी सेकंड नंबर काम करती है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट मतलब बच्चों होता है कि भर्ती करना। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें दो तरीके से इसके प्रोसेस को सर्चिंग, यहाँ पे कंपनी सर्च करती है, अट्रैक्ट करेगी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को कि भाई आप हमारी जॉब, हमारे पास वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज में आप क्या करिए, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव प्रोसेस। देखो बच्चों, इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज इट्स गोल्स टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। आपके पास 10 बंदों की रिक्वायरमेंट है और आपके पास 100 लोगों ने अप्लाई किया, तो भाई पॉजिटिव प्रोसेस तो चल ही रहा है। लेकिन स्टाफिंग का बच्चों जो प्रोसेस जो होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो निगेटिव प्रोसेस होता है। क्यों, समझिएगा, आपको चाहिए 1000 बंदे, आपके पास एप्लीकेबल हुए जिन्होंने एप्लीकेशन दिया 10,000 दिया, सर 9,000 लोगों को तो आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपको तो बस सिर्फ खाली 1,000 को ही करना होगा। तो जब 9,000 लोग जब आप उनको हटा देंगे, इस प्रोसेस को निगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निगेटिव प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में कंपनी देखेगी अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं, अगर ओवर स्टाफिंग है, तो भाई उन लोगों को हम या तो ट्रांसफर कर सकते हैं या तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको प्रमोशन कर देंगे। और दूसरा क्या होगा, अगर हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स नहीं है, अगर हमारे कंपनी में अंडर स्टाफिंग है, तो भाई मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे बाहर से लोगों को बुलाना होगा। तो मैं उनको क्या करूंगा, एक नोटिस दूंगा कि भैया हमारे कंपनी में इस टाइप की वैकेंसी खाली है, अगर आपके पास ये तरीके के क्वालिफिकेशंस हैं तो आप हमारी कंपनी के अंदर अप्लाई करो। फिर आपके कुछ टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होंगे, देन आप उस टेस्ट और इंटरव्यू को पास आउट कर लोगे तो आपका हमारी कंपनी में वेलकम है ना। तो दो सोर्सेस होते हैं बच्चों, या तो इंटरनली सोर्सेस से कंपनी में ही लोगों का है तो ट्रांसफर प्रमोशन कर दो, और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर आप चल जाओगे एक्सटर्नल बेसिस पे, एडवर्टीजमेंट्स निकालोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालोगे, कुछ प्लेसमेंट एजेंसी से बात करोगे, फिर वो लोग क्या करेंगे, आपको एज अ वर्कर्स भेजेंगे, या वर्कर्स आपको ऑलरेडी इससे कई सारी साइट्स बनी हुई हैं जहां पे लोग आपको जॉब अप्लाई करके दे सकते हैं, तो आप 5 लोगों को अपने पास रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आइए बच्चों आगे पॉइंट बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए अपना तीसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं। इसका नाम क्या हो गया, सिलेक्शन। तो भाई पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, एज अ मैन पावर रिक्वायरमेंट देखना। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, एज अ आपके रिक्रूटमेंट करना। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, सिलेक्शन करना। अब जिन बंदों को कंपनी एज अ रिक्रूट कर लेती है तो उनको सिलेक्शन करने के लिए कुछ तरीके से टेस्ट लेती है। ठीक है, तो सिलेक्शन में क्या होगा, तो बच्चों सिलेक्शन में भी कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे सिलेक्शन में क्या होता है, इसको हम लोग बच्चों के तरीके से बोलेंगे कि the process of choosing the most suitable candidate from the pool of applicants created during recruitment, it is considered a negative or elimination process। को बच्चे elimination process कहते हैं या तो negative process कहते हैं। मैंने अभी आपको रिसेंटली पहले बताया कि अगर आपके किसी फर्म में अगर 1,000 बंदों की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए 10,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिए, तो आप तो सेलेक्ट खाली 1,000 को ही करोगे, तो 9,000 बंदे क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी रिजेक्टेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये 9,000 लोग क्या हो गए, बहुत सारे लोग जॉब ना पाने वजह से वापस हो गए। इसको प्रोसेस कहा जाता है निगेटिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन करने के लिए जो सबसे पहले जो सिलेक्शन में प्रोसेस आएगा, पहला क्या होगा कि आपके सारे फॉर्म्स को क्या किया जाएगा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया जाएगा। बच्चों स्क्रीनिंग का मतलब होता है जितने सारे फॉर्म्स आएंगे उनमें ये देखा जाएगा कि जो जो रिक्वायरमेंट हमने मांगी थी, जो एज क्राइटेरिया मांगा था, जो स्किल मांगा था, जो क्वालिफिकेशन मांगा था, वो आपके पास है कि नहीं है। अगर कंपनी के दिए गए प्लान के हिसाब से अगर आपने या सामने वाले बंदे ने उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं किया हुआ, जैसे बंदों को चाहिए था, कंपनी को चाहिए था भाई कोई बंदा ग्रेजुएटेड हमको चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जो बंदा अभी जो 12 पास, ये मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लीजिए जो बंदा अभी बीकॉम 3rd ईयर में अभी चल रहा है, अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ, उसने भी फॉर्म का एप्लीकेशन कर दिया, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में इसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी को बंदा चाहिए ग्रेजुएटेड, जिसका ऑलरेडी बीकॉम क्लियर हो चुका हो या बीए या बीएससी क्लियर हो चुका होगा, वो बंदा चाहिए। जो अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस होते हैं उनको कंपनी क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करने के जरिए। सेकंड पॉइंट क्या होता है कंपनी को, उसके बाद फिर आपका कुछ टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट में आपके कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी होगा, फिर कुछ ट्रेड टेस्ट होंगे। उन टेस्ट को लेने के बाद फिर आपका एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू चलेगा, जहां पे कंडक्ट किया जाएगा फॉर्मल एक इन डेप्थ कन्वर्सेशन चलेगा। कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच में जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं, वो बैठ के आपसे रिलेटेड उस पोस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, जिसका आंसर आपको देना होगा। एक बार अगर आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर आपके कुछ रेफरेंसेस को और आपके बैकग्राउंड्स को चेक किया जाएगा, किसके पहले आप वहां काम करते थे, आपने कंपनी छोड़ी है या कंपनी से आपको निकाला या हटाया गया है।
ठीक, एक बार वो कंपनी क्लियर कर लेगी तो फिर आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा फिजिकली फिट करने के लिए। कंपनी बार बार ये कोशिश नहीं करना चाहती। कंपनी को पता है बच्चों, स्टाफिंग में क्या होता है, कंपनी का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती हैं, बहुत सारे ब्रोकर से बात करनी पड़ती है, बहुत सारी कंपनियों से बात करनी पड़ती है, तो कंपनी का एक हाईली एक्सपेंसेस हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो कंपनी क्या करती है कि प्रॉपर तरीके से तो ये देखने की कोशिश करेगी कि भाई फिजिकल फिटनेस है कि नहीं, आप हमारे कंपनी में कितने टाइमिंग तक काम कर सकते हैं, है ना। तो आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड लास्ट में बच्चों, फिर आपको जब ये मेडिकल एग्जामिनेशन जब कंपनी क्लियर हो जाएगी, देन कंपनी क्या करेगी, फिर आपको जॉब ऑफर कर देती है कि हाँ भाई ठीक है, अब आप हमारी कंपनी में एज ए जॉब करने के लिए एप्लीकेबल हो गए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों ये तो काम हो गया। ठीक, अगर इसकी शॉट लेना हो तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्या कहता है बच्चों, ये भी देखिएगा। अब कंपनी एक बार जब आपका क्या होता है सिलेक्शन हो जाएगा तो कंपनी किसकी तरफ आती है सर, अपने प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, मतलब आपको जॉब ऑफर करेगी तो आपको ऑलरेडी क्या होगा, आपका प्लेस मिल जाएगा। आपको हमारी कंपनी में रिक्रूटमेंट किया गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एज हेड प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पे, तो आपका वो प्लेसमेंट हो गया। ओरिएंटेशन क्या होता है बच्चों, जब कोई नया बंदा किसी कंपनी में आता है तो वो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी से फेमिलियर नहीं होता, तो उसके मन के अंदर बहुत तरीके की हेजिटेशंस होती रहती हैं। तो उन हेजिटेशंस को दूर कैसे करेगा, तो वो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन वाले प्रोग्राम्स के जरिए करता है, जहां पे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा और वो नया एम्प्लॉय काम शुरू करने के पहले अपने पुराने एम्प्लॉय से अपने कलीग से मुलाकात कर लेगा, तो उससे काम करने में ईजी हो जाता है, जिसको उसके तरीके जो किसी वर्क को परफॉर्म करने में उसको हेजिटेशन नहीं होने वाला। फिर अगला होगा बच्चों उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराया जाएगा। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे हेल्प करता है एम्प्लॉयज को कि आप जो स्पेसिफिक जॉब आपको मिली हुई है उसमें आप अपने स्किल्स को और ज्यादा डेवलप कर पाओ और ज्यादा बढ़ा पाओ। एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि जब आपकी स्किल बढ़ेगी बच्चों तो फोकस क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ आपकी बढ़ेगी और एम्प्लॉय का जो फ्यूचर रोल होगा वो भी डेवलप होगा। अब आप एज ए कंपनी में एम्प्लॉय बन के आए थे, लेकिन जब कंपनी से जाओ तो कंपनी सोचती है कि आप एक बड़ा आदमी बन के जाओ, तो आप हो सकता है आप कंपनी से रिटायरमेंट होंगे तो आप हो सकता है मैनेजर की पोस्ट से आप रिटायरमेंट हो, है ना, या डायरेक्टर की पोस्ट से भी आप रिटायरमेंट हो सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, और ये पॉसिबिलिटी तब हो पाती है जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। ठीक बच्चों, ट्रेनिंग के बाद क्या होती है, फिर आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स को देखा जाता है। ये 5 बच्चों क्लियर हो गया, 5 स्टाफिंग के पार्ट होंगे। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो हमारे एचआरएम डिपार्टमेंट में आता है। मतलब है तो सारा स्टाफिंग का ही ना, लेकिन 5 बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं किसमें, स्टाफिंग पढ़ेंगे, और अगले जो 2-3 पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एचआरएम डिपार्टमेंट का। तो एचआरएम को कह लीजिए चाहे स्टाफिंग कह लीजिए, तीनों को मिला करके यही 7-8 प्रोसेस आएंगे इसमें। अब जिस बंदे को जो जॉब दिया गया है, जो जॉब रोल प्रोवाइड करके दिया गया है, तो भाई उसमें आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, देखा जाएगा भाई आप किस जगह पे कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आई या नहीं आई, या आप ऑलरेडी बस खाली डिसीजन आप कैसा ले पा रहे हो, किस सिचुएशन में हैंडल होने के बाद आप उस ग्रीवेंसेस को या उस प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे कर रहे हो। तो आपकी पूरे परफॉर्मेंस को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या होता है, फिर यहाँ पे आपका एक प्रोसेस आता है जहां पे ये देखा जाएगा, फिर एक बार परफॉर्मेंस अप्रेजल लगी तो कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको प्रमोट के करना है कि नहीं करना है, और आपके कैरियर प्लानिंग को भी डेवलप किया जाएगा। देखो लिखा है बच्चों क्या कि कंपनी आपको ग्रोथ करने का मौका देती है, कंपनी आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, और ये मौका तभी दे पाती है जब कंपनी इस चीज को देखेगी, ऑब्जर्व करेगी कि आप ऑलरेडी में आप कंपनी में काम करने लायक है भी या नहीं है, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस बताएगी ना भाई, मैंने आपको ट्रेनिंग दिया, एजुकेशन दिया, स्किल्स डेवलप कराया, सब कुछ कराया, उसके बाद भी आपके अंदर वो आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है, तो फिर आप कंपनी के किसी काम के नहीं है, है ना। और अगर आप बेटरमेंट हो गए, आपके स्किल्स नॉलेज का बेटर यूज हो रहा है, आप बिल्कुल मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम चीजें आप आउटपुट करके दे पा रहे हो, तो फिर कंपनी आपके प्रमोशन का इंतजाम करेगी और आपके कैरियर प्लानिंग को भी फोकस करेगी। एंड लास्ट में उसी प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग के जरिए या उस परफॉर्मेंस अप्रेजल के जरिए कंपनी ये डिसाइड करेगी कि आपको कितना पैसा देना है ना, कि भाई पैसा ज्यादा देना होगा कि पैसा कम देना होगा। तो भाई आप बहुत अच्छे हैं तो भाई आपको वेजेस, सैलरी, बोनस को भी काम करने की, या तो इनडायरेक्टली इंसेंटिव्स देती है, जैसे इंश्योरेंस कराएगी या वैकेशंस को आपको पेमेंट करना शुरू कर देगी। मतलब कई तरीके के आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलना है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों देखिए हमारे स्टाफिंग के पार्ट्स को, एस्पेक्ट्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट को मिलाएंगे तब जाके हमारा स्टाफिंग बनता है। पहला हमारे पास होता है रिक्रूटमेंट का, दूसरा हमारे पास होता है सिलेक्शन का, और तीसरा हमारे पास होता है ट्रेनिंग का। तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। भूलिएगा नहीं, स्टाफिंग प्रोसेस अलग होता है, ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस अलग हो जाएगा, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन कंफ्यूजन्स को दूर रखिएगा। सिलेक्शन मतलब किसी बंदों को अपने कंपनी में एडमिट करना, किसी अपने कंपनी में उनका रिक्रूट करना होगा, और स्टाफिंग का मतलब हो गया वो ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेगा। क्लियर बात। चलिए तो पहले पढ़ना है रिक्रूटमेंट के बारे में, तो आइए रिक्रूटमेंट पढ़ते हैं।
बच्चों देखिए, रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं? रिक्रूटमेंट मतलब होता है सर कि प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एंड अट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज टू अप्लाई फॉर द जॉब ओपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जॉब ओपन हुई है या कोई सीट वैकेंट है तो कंपनी उसके लिए रिक्रूटमेंट निकालती है, एडवर्टीजमेंट्स करेगी, मार्केट में निकालेगी कि भैया आप इन सोर्सेस आप हमारी कंपनी के अंदर अप्लाई करो, जॉब अप्लाई करो, है ना। तो इट इज ए क्रूशियल पार्ट होता है स्टाफिंग का, एज अ कंसिडर्ड इज अ पॉजिटिव प्रोसेस है बिकॉज इट एम्स टू इनकरेज करना मैनी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज पॉसिबल टू अप्लाई। भाई कंपनी कोशिश करेगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में क्या करें, जॉब अप्लाई करें। जितना ज्यादा लोग हमारी कंपनी में जॉब अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा कंपनी के पास क्या होगा, बेटर चॉइसेस निकलने का, और कंपनी के पास चॉइस करने के लिए ऑप्शंस जितना ज्यादा रहेंगे तो उसमें से सबसे जो बेस्ट होगा वो कंपनी के पास निकल जाएगा, है ना। बच्चों मैं बताऊं, शुरुआत करने का जो सबसे बेटर तरीका होता है ना वो ये होता है कि बात को बंद करो, ठीक, और काम शुरू करो। क्योंकि जब आप काम शुरू करना शुरू कर देते हो और जब आप एक बार अपने मन में ठान लेते हो ना कि हाँ ये काम मैं ही करूंगा, ये काम मैं कर सकता हूं, आपकी आधी जीत वहीं पे तय हो जाती है। तो बशर्ते बस ये बात है कि पहले मन में ठानना, जिस दिन आपने मन में ठान लिया कि हाँ हमें ये काम करना है, कर लेंगे, उस दिन आपने अपने आधी एम, आधी ऑब्जेक्टिव और अपने आधी जीत ऑलरेडी कंप्लीट कर ली, और बाकी आधा काम अपना एफर्ट लगा पूरा कर सकते हैं। इसलिए काम करिए, बात ना करिए। अब आपका समय बहुत कम हो गया बच्चों, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें रिक्रूटमेंट बच्चों क्या होता है, पहला बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लेबर सप्लाई। कंपनी देखेगी भाई कि किन किन सप्लाई से जरिए इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेस का मतलब होता है बच्चों ये चीज समझिएगा कि हमारे कंपनी में काम करने वाले इंप्लॉयज हैं तो हम उनको ही ट्रांसफर या प्रमोशन कर दें, वो इंटरनल हो गया। अगर हमारे पास बहुत सारे इंप्लॉयज, ओवर स्टाफिंग नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी स्टाफिंग की कमी है, तो फिर कंपनी पहुंचती है दूसरे प्रोसेस की तरफ जिसका नाम होता है एक्सटर्नल सोर्सेस। एडवर्टाइजमेंट्स निकालेगी, प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाएगी, कैजुअल कॉल करेगी, लोगों को बुलाएगी और अपने कंपनी में नोटिस दिवा करके भाई लोगों को एप्लीकेशंस क्या करेगी, मतलब जॉब अप्लाई करने के लिए आपको बोलेगी। दूसरा, फिर आपकी वैलिडिटी को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा कि कब तक आपको प्रोसेस करना होगा, फिर चूजिंग करना पड़ेगा उनमें से कौन सबसे बेस्ट सुटेबल सोर्स होगा, एंड इनवाइट करेगी एप्लीकेशंस को फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसी। फिर क्या किया जाएगा, प्रोसेस तरीके से इनवाइटिंग करेगी, तो कंपनी पहले देखेगी कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल हैं, उसके बाद फिर असेसमेंट करेगी कि किसकी वैलिडिटी सबसे ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा इंप्लॉई कम इंप्लॉई हैं, उसके बाद उनमें से जो सबसे बेस्ट सुटेबल सोर्स होगा, नहीं हमारे पास बहुत कम इंप्लॉइज हैं तो हमें एक्सटर्नल की तरफ ही जाना पड़ेगा। और एक बार जब कंपनी देख लेगी कि हमारे पास बेस्ट सुटेबल सोर्सेस ही होगा, देन कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशंस इनवाइट कर देती है अपने वेबसाइट्स पे या न्यूज़पेपर्स में वैकेंसीज निकाल देगी, फिर लोग देखेंगे समझेंगे और कंपनी के अंदर जॉब करना शुरू करेंगे। तो ये बच्चों बात किसकी हमारी हो गई, रिक्रूटमेंट का हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों देखिए इसमें दो सोर्सेज मैंने आपको पहले बता दिया। पहला क्या है, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। इसमें क्या क्या होता है समझिएगा। मेथड ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट में पहला होता है प्रमोशन या तो ट्रांसफर। बहुत ज्यादा बंदे हमारे कंपनी में हैं, ठीक है, हाईली एजुकेटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, मॉरल उनका सबसे ज्यादा बूस्टअप किया हुआ है, कंपनी में मैक्सिमम अपना एफर्ट लगा चुके हैं, अपने टाइमिंग दे चुके हैं, इन्वॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो उनका स्टेटस, उनकी सैलरी, उनको प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन करने में क्या होगा बच्चा, आपका ट्रांसफर किया जाएगा, आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपका पैसा भी बढ़ेगा। ट्रांसफर में क्या होता है, ना तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ेगी ना तो आपका वर्कलोड बढ़ेगा। एज इट इज अगर आप हमारे कंपनी में सेल्स मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे तो दूसरे ब्रांच में भी आपको ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसी पोस्ट पे किया जाएगा, तो ना तो आपकी सैलरी बढ़ी ना तो आपका वर्कलोड बढ़ा। लेकिन प्रमोशन करने पर क्या होता है कि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, इंसेंटिव आपको जो मिलेगा वो बढ़ेगा और आपका वर्कलोड भी बढ़ेगा, तो दोनों में फायदा है। तो प्रमोशन करने में आपका फायदा है, आपकी डेजिग्नेशन इंक्रीज होगी, और आपका ट्रांसफर में क्या होता है कि आप एज इट इज बस वही रहेंगे। तो इस चीज को भी कंपनी देखती है। तो ये दो सोर्सेस कंपनी के पास आते हैं इंटरनल सोर्सेस के जरिए। अब कंपनी के पास आता है समझिएगा इंटरनल सोर्सेस बच्चों, इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है समझिएगा। पहला क्या होता है, कंपनी बाहर से लोगों को तो बुलाती नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, इकोनॉमिकल, सबसे कम पैसा में अपने एम्प्लॉयज को खाली इधर उधर कर देना होता है। एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाते हैं, भाई ठीक है हम जितना ज्यादा अच्छा काम करेंगे हमारा प्रमोशन होगा, हमारा ट्रांसफर किया जाएगा, हमें अपनी जगह पे काम करने का मौका मिल जाएगा, है ना। सिंपल एंड क्विक डिसीजंस इसमें होते हैं। इसमें किसी तरीके कोई इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं होती, मतलब मेल मिलाप नहीं होगा, और इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप कंपनी के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज स्किल्स आप ऑलरेडी क्या है, फैमिलियर है, पहले से आप जानते हैं। तो कंपनी का बहुत ज्यादा कम खर्चा होता है इसमें। फिर रिड्यूस होता है ओवर स्टाफिंग। अब जो बहुत ज्यादा ओवर स्टाफिंग हमारे पास आ गए थे तो उनको हम एज ट्रांसफर करके कंपनी अपना सारा काम हैंडल कर सकती है। डिमेरिट्स में क्या होते हैं, हाँ डिमेरिट्स देखो बच्चों, मेरिट्स भी है तो डिमेरिट्स भी है। अब डिमेरिट्स ये होगा बच्चों कि हमारे पास लिमिटेड चॉइस होंगे, क्योंकि जितने लोग हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं बस हम उन्हीं लोग को इधर उधर कर सकते हैं।
लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। अब जो कंपनी हमारे पास पुराने लोग काम कर रहे हैं तो भाई उनके पास फ्रेश टैलेंट कहां से आएगा, क्योंकि भाई नए बंदों तो हमने अपने कंपनी बुलाया नहीं, क्योंकि बस हम अपने पुराने बंदों को ही जो हमारे यहाँ कंपनी में 5 साल 7 साल 2 साल 1 साल से काम कर रहे हैं हम उनको इधर उधर खाली कर रहे हैं, तो फ्रेश टैलेंट हमारे पास नहीं आ पाएगा। कॉजेड डिसअपॉइंटमेंट, हाँ इसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी चीजें आ सकती हैं कि कुछ लोग को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है ना, कि भाई उनका प्रमोशन हुआ हमारा नहीं हुआ, तो कंपनी को छोड़ने का भी विचार लोगों के मन में आ जाता है। अगला, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट किसी नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है, न तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर कोई नई फर्म या नई कंपनी आ रही तो सबसे पहले वो क्या करेगी, मार्केट में अपना एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट से लोगों को बुलाएगी। ये तो इंटरनल हो गया बच्चों। आइए एक्सटर्नल तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिएगा एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसके भी कुछ हमारे प्रॉफिट हैं, कुछ के भी हमारे कुछ लॉस हैं। तो पहले प्रॉफिट पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है बच्चों, वाइडर चॉइस होता है। एक पोस्ट निकालोगे, 1000 लोग आपके पास एप्लीकेशन देंगे, तो आपके पास चॉइस करने के लिए 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों को प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू देखना, टेस्ट कराना, उनमें से जो सबसे बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होगा वो आपकी कंपनी को ज्वाइन कर लेगा, है ना। फ्रेश टैलेंट उनके संग आएगा, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट लेकर के आएगा, क्योंकि वो आज की टेक्नोलॉजी से, आज की नॉलेज से, इसके से बिल्कुल फैमिलियर है, तो वो हर चीजों उसके पास बिल्कुल एक स्पिरिट लेकर के अच्छी खासी आएगी। एंड क्वालिफाइड पर्सनल होगा, वेल एजुकेटेड, वेल नॉलेजेबल बंदा होगा, वही आपकी कंपनी के अंदर काम करेगा। अगला क्या होता है बच्चों, डिमेरिट्स में क्या होते हैं, डिससेटिस्फैक्शन किसको होगा, नए के आने से बच्चों पुरानों को ही दिक्कत होती है। ये हम आपको सबको बहुत अच्छे से पता होता है कि जब भी कोई नया आपके लाइफ कह लीजिए या बिजनेस का रूल कह लीजिए कि बिजनेस कंपनी में अगर कोई नया आया तो पुरानों के अंदर दिक्कत होना शुरू हो जाएगी कि अच्छा अब क्या होगा कि अब इनका झुकाव उस व्यक्ति की तरफ सबसे ज्यादा होगा, अब उनको इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर पुरानों का कोई होता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, है ना, तो जब भी काम देगा सर पुराना ही देगा। अगला क्या है, लेंदी प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारा इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना, सिलेक्शन प्रोसेस करना, ट्रेनिंग प्रोसेस करना, एक लेंदी प्रोसेस जाता है। कॉस्टली, खर्चा पड़ता है, मैंने आपको पहले बताया था, एडवर्टीजमेंट देना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एस्टैब्लिश करना, नोटिस देना, न्यूज वैकेंसीज निकलवाना, है ना, और कुछ प्रॉब्लम्स को एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। ये हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई ये क्लियर हो जाता तो आगे बढ़ जाते हैं। क्या होता है समझिएगा, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस के बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं, इन शॉर्ट समझने की कोशिश करिएगा। पहला पॉइंट कहता है सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये क्या कहता है सर कि ये कंपनी क्या करती है, अपने इस ऐसे लोगों को बुलाने के लिए अपने फैक्ट्री के गेट पर ही एक नोटिस लगा देती है। ठीक है, और इस नोटिस में क्या होता है कि जो सबसे लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, इसमें सुपरवाइजर्स वो नहीं हो गए, मतलब स्वीपर्स हो गए, है ना, क्लर्क हो गए, तो ऐसे लोगों को कंपनी डायरेक्टली रिक्रूट कर लेती है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कंपनी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना चाहती। भाई आपके यहाँ झाड़ू पोछा लगाना है, आपके यहाँ साफ सफाई करनी होगी, स्वीपर हो गया, क्लीनर वाला बंदा हो गया, तो ऐसे लोगों को इसमें कंपनी रिक्रूट करती है, उसे कहते हैं एज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फैक्ट्री गेट पे कंपनी एक नोटिस लगा देगी, भाई मुझे ऐसे बंदे की रिक्वायरमेंट जो साफ सफाई कर सके, जो साफ क्लीनर कर सके अच्छे तरीके से, तो बंदा आपके पास आ जाएगा। अगला कौन होता है बच्चों, कैजुअल कॉलर। अब ये कैजुअल कॉलर क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जब कोई कंपनी अपने पास वैकेंसी निकालती है तो वैकेंसी निकालेगी, सोचिए 1000 पोस्ट के लिए 10,000 लोग आए, तो 10,000 लोग अपने संग एप्लीकेशंस लेकर के आएंगे, तो उन 10,000 एप्लीकेशंस को कंपनी अपने पास रख लेती है। जितने लोगों को फिर जब होता क्या कि उसी समय उनको जॉब नहीं मिलती, फिर जैसे जैसे जब कंपनी को नीड पड़ती है तो उनमें से एक एक एप्लीकेशन उठा करके जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फिट बैठेगा, कंपनी उसको कॉल करेगी और कॉल करके अपनी कंपनी में इन्विटेशन देगी, भैया कि आप हमारी कंपनी में आइए और इंटरव्यू टेस्ट आपका होगा, आप हमारी कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। फिर क्या होता है बच्चों, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट एजेंसीज बच्चों होती हैं। यहां पे कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है अब वो गवर्नमेंट के जरिए काम करेंगी, तो ये इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं। तो ये जो एजेंसीज है, जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, वो क्या करते हैं फ्री कॉस्ट में, ठीक है, लोगों को जॉब दिलाने का काम करती हैं। कई सारे कंपनियों से इनका टाई अप होता है, कई सारे उनका जैसे फर्मों से उनका टाई अप होता है। तो जिस कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम लोग के सारे रिकॉर्ड किसके पास होते हैं, इन एजेंसीज के पास होते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के पास, इनके पास अपना हम सारा रिकॉर्ड जमा कर देंगे। फिर ये हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या करेंगे कि जिस भी कंपनी को रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमारी नॉलेज हमारी स्किल के हिसाब से, वो उनको हमारे जॉब प्रीफर दे देंगे। फिर उस कंपनी से हमें कॉल आएगा, फिर हम कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहां बच्चों नो फी, यहां पे फी नहीं लगता, ठीक है, बिल्कुल तरीके से बहुत अच्छी तरीके से काम चलता है। अगला है एडवर्टाइजिंग करके कंपनी कई वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइजमेंट करती है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, jobs.com पे हो गया, ठीक है, या न्यूज़पेपर्स में हो गया, वैकेंसीज हर जगह पे अवेलेबल कंपनी करती है, अपने वेबसाइट्स पे अवेलेबल कर देती है, एडवर्टाइजिंग हो गया। अगला है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बच्चों ये समझिए क्या होगा, ये
पब्लिक थी, मतलब ये गवर्नमेंट वाला था। कौन था ये? गवर्नमेंट वाली थी। ये कौन है सर? प्राइवेट वाले हैं। अब ये भी सेम वही काम करते हैं जो काम ये करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए वो Naukri.com आपने नाम सुना होगा, Job.com नाम सुना होगा, है ना, Indeed नाम आपने सुना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कंपनी को तो जानते नहीं भाई किसका, लेकिन उन कंपनी, इन जो ये बीच में ब्रोकर कंपनियां होती हैं, ये प्लेसमेंट एजेंसीज कहा जाता है इनको। ये क्या होता है, इनका कई सारी कंपनियों टाई अप होता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी रिक्वायरमेंट इन कंपनी के पास भेज देती हैं, और हम जैसे अगर मान लीजिए हमें एम्प्लॉयमेंट जॉब चाहिए, तो हम अपना सारा का सारा डिटेल, अपना सीवी, अपना रिज्यूमे जो भी होगा, हम इन कंपनी के पास सबमिट करके छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये धीरे धीरे हमारे उन सीवी या रिज्यूमे को अलग अलग कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपको ऐसे बंदे की रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास एक ऐसे बंदे का नोटिस आया हुआ है, सीवी आई हुई है, आप उसको रिचेक कर लीजिए। अगर उनको फिट बैठ गया तो वो क्या करते हैं, वो इन कंपनी को कॉल करते हैं कि भाई ठीक है, उस बंदे को बुला लो। तो फिर इनके यहां से फिर हमें कॉल आएगा कि आपको बुलाया गया, आप जाके अपना आप देख लीजिए। और जैसे ही जॉब मिलेगी या जॉब होने वाला होगा, तो ये हमसे कुछ फी चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? हमसे कुछ फी, पैसा चार्ज करेंगे। तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज होंगी, और इनका काम मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी होता है। कुछ अगर कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, तो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व आउट करने का काम इनका होता है। फिर कुछ लोग होते हैं सर कैंपस रिक्रूटमेंट। जितने लोग बच्चे बीबीए, एमबीए या बीकॉम कर रहे होते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, डायरेक्टली कॉलेज में जाती हैं और कॉलेज में जाकर के लोगों को वहीं से उठाती हैं, है ना, उनका इंटरव्यू लेकर के। तो कैंपस में जाकर के हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल बंदों को उठाना, जैसे आईडीबीआई बैंक वाले हो गए, टाटा कंपनी हो गई, ये कॉलेजेस से उनका एक टाइप तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां पे जाएंगे, मिलेंगे, और वहां पे जाकर के इंटरव्यू, छोटा सा सेमिनार प्रोग्राम रखेंगे, और लोगों को, बच्चों को बुलाएंगे, भाई अपना इंटरव्यू आके दो। और जो बंदा उस कंपनी के इंटरव्यू को सेट कर लेगा, टेस्ट सेट कर लेगा, उसको कंपनी वहीं बैठे बिठाए उसको पढ़ाई के संग संग उसको जॉब भी ऑफर कर देती है ना। रिकमेंडेशंस एक और ऑप्शन होता है बच्चों, या तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉय आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके रिकमेंडेशन से आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय को बुला लीजिए। हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैंने बताया भाई मुझे किसी ऐसे वर्कर की जरूरत पड़ेगी जो कंप्यूटर काम कर सके। अब आप हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं, तो हम आपसे ही कह दिए कि भाई अब मैं बाहर खर्चा करूंगा, उससे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है कि हम आपसे ही बोलते हैं। आपके जान पहचान में कोई रिलेटिव में कोई ऐसा बंदा होगा, कोई दोस्त यार होगा, उसको बोल दो हमारी कंपनी को आगे ज्वाइन कर ले, वो बेस्ट ऑप्शन होगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, अब एक साथ में आपको 100, 200, 500 वर्कर की जरूरत पड़ेगी, कहां काम खोजने जाओगे? कहीं जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो क्या करोगे, आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर सब मिलेंगे डायरेक्टली, इनके पास वेरियस टाइप्स ऑफ लेबर, रूरल सेक्टर के, अर्बन सेक्टर के सब अवेलेबल होते हैं। तो बड़े बड़े फर्मों में, कंपनियों में काम करने के लिए मान लीजिए 100-200 वर्कर जरूर पड़ेंगे, तो कहाँ आएंगे बच्चों? तो हम डायरेक्टली लेबर कॉन्ट्रैक्टर से मिलेंगे, तो ये हमें 100-200 वर्कर इजिली तरीके से दे देंगे। और हम जो पेमेंट करेंगे, हम इनको डायरेक्टली लेबर को नहीं देंगे, बल्कि हम इन कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी को देंगे। फिर ये अपना उसमें से कुछ कमीशन कट करके इन लेबर्स को पैसा प्रोवाइड कर देंगे। फिर हम अपना एडवर्टाइजमेंट्स बच्चों टेलीविजन पे भी कर सकते हैं और वेब पब्लिशिंग पे भी कर सकते हैं ना। फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गया, Naukri.com हो गया, जॉब Indeed.com हो गया, ये सब वहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। या लिंक्डइन हो गया, हम वहाँ पे अपने कंपनी वेब पब्लिश करती है और इसके जरिए भी लोगों को अपने कंपनी में रिक्रूटमेंट करने का प्रोसीजर करती है। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों देखिए आगे क्या करता है। अब देखिए ये पॉइंट खत्म हो गया, अब आते हैं सिलेक्शन में। तो जब कंपनी एक बार रिक्रूटमेंट के सारे प्रोसीजर को खत्म कर लेती है, तब कंपनी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आती है, जिसका नाम होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब सर नाम समझ गए होंगे, अब लोगों को सेलेक्ट करना है, क्योंकि उनके एप्लीकेशन तो हमारे पास आ गए, है ना। अलग अलग सोर्सेस हमने लोगों को तो बस बुला लिया, अब लोगों के एप्लीकेशंस हमारे पास आने शुरू हो गए। अब उन्हीं एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना होगा कि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब फ्रॉम अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स हु हैव बीन रिक्रूटेड, जिनको रिक्रूट किया जाता है। एक क्रूशियल पार्ट ऑफ होता है स्टाफिंग फंक्शन का, एंड इन्वॉल्व इसमें होती है सीरीज ऑफ स्टेप्स टू उनको स्क्रीनिंग करना, टेस्ट करना, इंटरव्यू देना, कैंडिडेट्स करना, और फाइनल डिसीजन लेना कि उन्हें कंपनी में काम करना है कि नहीं करना है। वो सारा का सारा प्रोसीजर बच्चों इसी सेक्टर में आता है। तो आइए तो फटाफट इसके बारे में लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना, शुरू कर देते हैं। देखो बच्चों, सिलेक्शन में सबसे पहले जो प्रोसेस हमारे पास आता है वो क्या होता है। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग मतलब जितने अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस होंगे कंपनी उनको रिजेक्ट कर देगी। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या, कंपनी की रिक्वायरमेंट थी पर्टिकुलर डाटा की, पर्टिकुलर एज की, कि भाई मुझे 25 ईयर एज कंप्लीटेड बंदा चाहिए। अब जो बंदा 24 का था, 25 लगने वाला है, तो अभी लगा तो है नहीं, लेकिन वो बंदा भी एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, तो ऐसे फॉर्म्स को कंपनी रिजेक्ट कर देती है, हटा देती है, क्योंकि कंपनी के फैक्ट फिगर के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहा था। ठीक है, तो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अगर एप्लीकेशंस आए और जो एप्लीकेशंस फिट होंगे कंपनी उनको अपने पास रख लेगी, जो फिट नहीं बैठेंगे कंपनी उनके फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देगी, हटा देगी कि भाई वो मेरे किसी काम का नहीं है।
तो पहला तो हो गया बच्चों स्क्रीनिंग करना, दूसरा क्या होता है सिलेक्शन टेस्ट करना। तो बच्चों देखिएगा, एक बार जब आपके फॉर्म को कंपनी सिलेक्ट कर लेगी तो फिर आपको कॉल जाएगा सिलेक्शन टेस्ट के लिए। फिर आपको यहां पे आकर के 5 तरीके से टेस्ट देने पड़ेंगे। कंपनी आपसे टेस्ट भी लेती है, कैसे लेगी समझिएगा। पहले आपका लेगी इंटेलिजेंस टेस्ट, जहां पे आपके आईक्यू को चेक किया जाएगा। फिर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जहां पे कंपनी देखेगी कि आपके अंदर नए स्किल्स को, नए काम को सीखने की कितनी ज्यादा कैपेसिटी है। फिर आपके पर्सनालिटी टेस्ट को देखेगी कि आपके इमोशंस को देखेंगे, वैल्यूज को देखेंगे, आपके पर्सनालिटीज को फिगर आउट किया जाए। कंपनी सब चीजों को ऑब्जर्व करेगी। फिर कंपनी देखेगी ट्रेड टेस्ट, इसमें कंपनी मेजरमेंट करेगी कि आपके पास एक्चुअली में कितने नॉलेज और कितना स्किल्स अभी है। भाई कोई बंदा किसी कंपनी के अंदर जॉब करने आएगा बच्चा, तो सीधी सी बात है वो ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल खोपड़ी खाली होगी, भर के ही ना कुछ आएगा। तो अभी आपके पास कितना स्किल है, इसको जानने के लिए ट्रेड टेस्ट। कितना और आप अच्छा सीख सकते हैं अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। उसके बाद लास्ट बचा होता है इंटरेस्ट टेस्ट, मतलब डिस्कवर करना कि कैंडिडेट का कौन से एरिया में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है काम करने के लिए। तो भाई मेरा तो कंप्यूटर पे काम करना, तो भाई मैं कंप्यूटर काम करूंगा। मुझे बिजनेस पढ़ाना अच्छा लगेगा, तो भाई मैं बिजनेस के ऊपर फोकस करूंगा ना। अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मुझे कोई बोलेगा भाई क्या पढ़ाओगे, मैं तो बोलूंगा सर बिजनेस, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूसली पिछले सालों से क्या कर रहा हूं, बिजनेस पढ़ा रहा हूं। तो मैं अपना 100% एफर्ट कहां लगा सकता हूं, बिजनेस में। इसलिए मेरा इंटरेस्ट किस में होगा, बिजनेस में होगा। तो स्क्रीनिंग कर लिया बच्चा, सिलेक्शन टेस्ट कर लिया, तो कंपनी किसकी तरफ जाती है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की तरफ जाएगी। तो एक बार अगर आपका सिलेक्शन में टेस्ट हो गया तो कंपनी फिर आपका लेगी इंटरव्यू, जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को जज किया जाएगा, अपीयरेंस को देखा जाएगा, आपकी मैच्योरिटी को देखेंगे, आपका टेम्परामेंट होगा उसको देखा जाएगा। अलग अलग तरीके के आपको कुछ फैक्ट फिगर दिए जाएंगे, सॉल्व करने को बोला जाएगा, आपके माइंड की टेस्टिंग होगी, सब चीजों को प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग होगा, वर्बल कम्युनिकेशन कैसा करते हो, किसी सिचुएशन में आने के बाद आप उसको हैंडल कैसे करोगे। तो आपके सारे माइंड क्राइटेरिया को देखने का सारा काम इस बैकग्राउंड आपके इंटरव्यू में होता है। तो अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू देख लेंगे बच्चा, तो आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप सीधे कहां पहुंचेंगे, इसके बाद सीधे आप आगे आ जाएंगे बच्चों। तो फिर आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा। किसे, आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। भाई इसके पहले आप कैसे थे, जहां पे काम करते थे वहां पे आपका कैरेक्टर कैसा था, आपकी वैल्यू कैसी थी, आप वहां पे कैसे काम करते थे, किस तरीके से वर्क को कंसिडर किया जाता था। ठीक है, आपका रेफरेंस बैकग्राउंड आपको चेक करके मांगा जाएगा। किसके रेफरेंस आप हमारी कंपनी के अंदर आए हैं, हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉय के रिकमेंडेशन से, या हमारी कहीं वेब पब्लिशिंग थी आप उसके जरिए आए हैं। इसके पहले आप कहां पे काम करते थे, काम आप जॉब आपने क्यों छोड़ा, है ना, कहीं आपके ऊपर किसी तरीके कोई इलीगल कोई केस तो नहीं चल रहा है। हर चीजों को कंपनी जानना चाहती है, तब जाके आपको कंपनी के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। एक बार जब आपको बैकग्राउंड चेक हो जाएगी और कंपनी सेटिस्फाई हो जाएगी, तब कंपनी लेगी सिलेक्शन डिसीजन लेगी कि हाँ भाई ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया गया कि आपने सारे स्टेजेस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। अब हम कंपनी इस पोजीशन में है कि हम आपको क्या करेंगे, अपने कंपनी के अंदर ज्वाइन करेंगे। एंड उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन को फिट कर लेगा भाई, क्योंकि वो परफॉर्म देखा जाएगा कि आप फिजिकली फिट कितने हैं या कितने नहीं हैं। एक बार उसको चेक करने के बाद फिर आपको जॉब ऑफर दे दिया जाएगा। ठीक, तो जॉब ऑफर में क्या होगा बच्चों कि आपको बस बता दिया जाएगा कि हाँ सर अब आप हमारी कंपनी के मेंबर बनने वाले हैं, ये रही हमारी जॉब ऑफर हो गई, आपको जॉब मिल गई। एंड लास्ट में फिर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनेगा, जिसमें आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पेमेंट, सैलरी क्या मिलेगा, किस पोस्ट पे काम करेंगे, हर चीजों को प्रॉपर तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनकर डिसाइड हो जाएगा। उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जॉब ऑफर में। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कंपनी के संग, आपका आने जाने का समय क्या होगा, खाने पे समय क्या होगा, किस पोस्ट पे काम करेंगे, कितनी सैलरी आपकी होगी, कब आपको छुट्टी ले सकते हैं, वो सारी चीजों को ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज या कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सब चीजों उसमें मैनेज कर लिया जाएगा और आपको जॉब को ज्वाइन करने के लिए तुरंत बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, फिर अब आगे बढ़ जाते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का, ट्रेनिंग का। तो भाई ट्रेनिंग क्या होता है, भाई समझिएगा, आपके पास कितनी सारी स्किल्स हैं और आपको कितने सारे स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है। उस नए नए स्किल्स को अडॉप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, सीखने सिखाने के लिए कंपनी चाहती है कि हम आपको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। जब ट्रेनिंग आपको मिलती है तो आपकी थोड़ा स्किल, आपकी जो नॉलेज, आपकी जो प्रोफिशिएंसी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीजों में कमी जाती है कि उसको डेवलप किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, है ना। तो कंपनी आपके लिए क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, डेवलपमेंट। इससे क्या हो, ट्रेनिंग करने से आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके अंदर पोटेंशियल्स आएगी किसी वर्क ड्यूटी को परफॉर्म करने की। तो ऑब्वियसली से बात बच्चा आपका डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली हो ही जाना है ना। तो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक इंपार्टिंग स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो एम्प्लॉइज को फॉर द अपने करंट जॉब्स के लिए, जहां पे डेवलपमेंट इज ब्रॉडर, डेवलपमेंट क्या होता है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जहां पे एम्प्लॉइज का ओवरऑल ग्रोथ होता है। और ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपकी स्किल्स डेवलप होती है। जब स्किल डेवलप होगा तो ऑलरेडी आपका क्या होगा, मॉरल बूस्ट होगा, आपको काम करने में अच्छा लगेगा, तो आपका एक ओवरऑल क्या होगा, एक ग्रोथ आपका डेवलप होकर के सामने प्रेजेंट हो जाता है।
तो भाई ठीक है, तो आपके फ्यूचर रोल्स के प्रिपेयरमेंट के लिए या आपके परफॉर्मेंस को, जो करंट जॉब परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए कंपनी कोशिश करती है कि आपको कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हैंडल करके चलाया जाए। आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजेगी कंपनी और वहां से कोशिश करेगी कि आपको जितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आपके लिए बेनिफिट्स कराया जाए। तो आइए बच्चों देखिए क्या होता है। पहला, आपके कुछ बेनिफिट्स क्या है एम्प्लॉयज के लिए। पहली बात क्या होता है कि सिस्टमैटिकली लर्निंग आपके स्किल्स, आपके नॉलेज को इंक्रीज करने में एक एफिशिएंट लर्निंग के प्रोसीजर को डालेगी, जहां आप नई नई चीजों को सीखेंगे, जानेंगे और आपके अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। फिर आपकी उससे क्या होगी, उससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जो आपके फ्यूअर मतलब इन फ्यूचर में आपसे एक्सीडेंट्स कम होंगे। एक्सीडेंट मतलब लॉसेस कम होंगे, प्रॉब्लम्स कम होंगी, ग्रीवेंसेस आपके बिल्कुल कम हो जाएंगे, आप बहुत कम गलतियां करोगे, कम फॉल्ट्स करोगे। जब एक बार ये हो जाएगा और जब गलतियां कम करोगे और काम आपका अच्छे से अच्छा होता जाएगा, तो आपका जो मॉरल होगा वो क्या होगा, बूस्ट होगा, है ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी और आप अपने को बहुत ज्यादा अच्छा इंक्रीज करके मानोगे। एक बंदा साइकिल चला रहा है, गिर रहा है, चलाया गिर गया, चलाया गिर गया, एक समय ऐसा है कि चला लेगा, फिर चलाते चलाते उतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि स्पीड में भी लेके जाएगा, स्पीड में भी लेकर के आएगा, अब बिल्कुल कंफर्ट हो चुका। उससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। और ये पॉसिबल कब हो पाया, जब वो कंटिन्यूअसली उस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा था। फिर क्या हुआ, एडॉप्शंस टू चेंज। उसमें क्या हो गया कि न्यू जॉब रिक्वायरमेंट्स आती हैं, आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, एम्प्लॉइज क्या होगा, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, चीजें सीखेगा, जानेगा, तो एक नए नए एडवांसमेंट उसके पास निकल करके आते हैं, है ना। उसके बाद आपकी हाई अर्निंग पोटेंशियल, और जितना ज्यादा आप हाईली स्किल्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, प्रोफेशनल होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, आपका डेवलपमेंट भी, ओवरऑल ग्रोथ होना वो बिल्कुल 100% डन है ना बच्चों। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या बेनिफिट है बच्चों, अगर एम्प्लॉय स्किल्ड होगा, नॉलेजेबल होगा, उसको अगर हम ट्रेनिंग देके चलेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी। तो बॉटम लाइन मतलब आपके बॉर्डर लाइन आने के पहले, जिसने टाइम आपने दिया था, टाइम के पहले आपका सारा का सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंपनी के लिए क्या होगा, सबसे बेस्ट उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जो कंपनी का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब नया एम्प्लॉय कंपनी के अंदर आता है तो वो वेस्ट बहुत ज्यादा कर देगा। तो बहुत ज्यादा वेस्टेज करने से अच्छा क्या होगा कि वो रिड्यूस वेस्टेज करेगा, ठीक है, जिससे कंपनी का टाइम भी बचेगा, कंपनी की मनी बचेगी, कंपनी का फालतू का जो पैसा खर्चा होता था वो चीजें बच जाएंगी। कंपनी हायर प्रॉफिट में जाएगी, क्योंकि सारे बंदे एफिशिएंट हो गए, इंप्लॉयड हो गए, नॉलेजेबल स्किल्ड हो गए, तो कंपनी के एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे, जो उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी प्रॉफिट लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। एक मैनेजरियल, जो आपका एक मैनेजरियल एक एफिशिएंसी होती है, उसमें इंक्रीमेंट आएगी। लोअर एब्सेंटिज्म, और जब कोई बंदा काम करना शुरू कर देता है ना, जब उसको अच्छा लगने लगता है वो काम करना, तो उससे क्या होगा कि कंपनी के अंदर वो अपना एब्सेंट होना बिल्कुल कम कर देगा, है ना। फिर वो लगातार कंपनी पे काम करना शुरू करेगा। भाई हम पीछे क्यों भागते, क्योंकि हमें वो चीज नहीं आती। जब में वो आना शुरू हो जाएगी, फिर तुम रोज आगे फ्रंट से फ्रंट आके बैठ के डील करेंगे ना, समझे, जानेंगे, समझेंगे, करेंगे। नहीं चलाने आता था तो गाड़ी के पीछे बैठते थे, अब गाड़ी चलाने आ गई, तुमने गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, तुम पीछे आके बैठ जाओ, है ना, वो चलेगा प्रोसीजर। तो ये सारा बेटा काम खत्म हो जाएगा। इसके बारे में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए बच्चों, दो तरीके से जॉब को प्रीफर किया गया है। एक होता है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, दूसरा होता है हमारे पास ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मतलब नाम समझिएगा कि ट्रेनिंग आपको उस समय प्रोवाइड किया जाएगा जिस समय आप जॉब कर रहे होते हैं, ठीक, जिस समय आप जॉब कर रहे होते हैं। और ऑफ दी जॉब मतलब क्या होगा कि अभी आप जॉब नहीं करेंगे, बल्कि कंपनी पहले आपको भेजेगी ट्रेनिंग सेंटर में, आप वहां पहले ट्रेंड होकर के आइए, देन आप कंपनी को ज्वाइन करिए, वो कहलाएगा ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है कि ऑन दी जॉब ट्रेनिंग रेफर्स करता है मेथड्स को वेयर एम्प्लॉइज लर्न व्हाइल एक्टिवली परफॉर्मिंग देयर जॉब अंडर सुपरविजन सच एज अ कोचिंग, जॉब रोटेशंस, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स में भेजेगी कंपनी, है ना। आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वहां पे, काम कैसे करना होगा, टास्क को दिया जाएगा, अलग अलग टास्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये काम भी करेंगे, काम करते करते सीखेंगे भी, जानेंगे भी, आपकी स्किल भी डेवलप हो जाएगी। ऑफ दी जॉब में क्या होगा कि आपको रेगुलर वर्क प्लेस से हटाया जाएगा, पहले आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग सेंटर में, वहां पे आप एक दिन, एक महीना, एक साल जो भी होगा, आप पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, आप कंपनी लेगा, आपके वहां पे ट्रेनिंग पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा, देन फिर आप आगे कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। आइए अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बस देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप मतलब होता है कि जब हम किसी गाइडेंस के अंडर में काम करें, किसी वर्कर, जो वर्कर होगा किसी अपने बॉस या किसी अपने ट्रेनर के अंडर में काम करेगा। आप जिम में जाते हैं ना, जिम में जाएंगे तो आपका जो कोच होगा वो पहले आपको करके बताएगा कि बेटा इसको इस तरीके से ऐसे डंबल करना होगा, इस पुशअप इससे करने होंगे, ये काम ऐसे, मशीनरी ऐसे चलानी होगी, पहले वो करेगा, आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो, है ना। फिर क्या होगा कि फिर वो काम आपको करने देगा, फिर वो बैठ के आपको ऑब्जर्व करेगा, रोटेशन हो गई ना। इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। मतलब कि आपको न्यू वर्कर इज प्लेस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड और मास्टर। तो किसी मास्टर के अंडर में आप क्लास में बैठे रहते हो, टीचर आया, उसने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, है ना, आप पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके बता दिया। अब वो क्या होगा, जितना सारा क्वेश्चन आप देखोगे, एग्जांपल लीजिए, हमारे इसी चैनल पे हम लोग के अकाउंटेंसी के टीचर शुभम ओझा सर हैं,
ठीक। अब वो क्या अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं। अब सोचिए कि जिस समय तक आपको वो अकाउंटेंसी पढ़ा रहे होंगे, आप उनकी वीडियो को वॉच कर रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो, क्योंकि आप तो ऑनलाइन देख रहे होंगे। तो जो बच्चे कोचिंग में पढ़ाई कर रहे होंगे, जो हम लोग की संस्था में चल रहे होंगे, वो बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर अंदर एंट्री किया, उन्होंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, सारे बच्चे उनके क्वेश्चंस के लगाने के तरीके को, फॉर्मूलेस को, सबको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। ठीक। तो एक काम वो कर रहे थे, हम लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे, अब वो कहेंगे कि बेटा अब अगला क्वेश्चन तुम लोग लगाओ, अब मैं तुम लोग को ऑब्जर्व करूंगा। अब क्या होगा, अब शुभम सर पूरे क्लास में घूमते रहेंगे और क्या होगा कि वो सारे बच्चों को देखते रहेंगे कि कौन किस तरह के क्वेश्चन लगा रहा है। तो जब हम किसी मास्टर, किसी गाइडेंस के अंडर में जब काम कर रहे होते हैं, जब किसी भी मास्टर गाइडेंस अंडर में काम कर रहे होते हैं, तो क्या हो गया, तो हमारा काम जो हो गया वो प्रॉपर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहलाता है। शुभम सर बहुत जबरदस्त अकाउंट्स पढ़ाते हैं, बच्चों पढ़िए जरूर, खूब जानिए उनके बारे में, समझिएगा अभी। प्रोसेस क्या है, ट्रेनीज वर्क एज अप्रेंटिसशिप फॉर अ लॉन्ग पीरियड टू गेन प्रोफिशिएंसी। इसमें ट्रेड और क्राफ्ट मिल जाते हैं। ठीक है। अर्न वाइल यू लर्न, अप्रेंटिसेस आर पेड अ स्टिपेंड वाइल दे आर लर्निंग। तो जब तक आप सीख रहे होते हैं, आपको छोटा सा कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिल जाता है ना। केस इन जो स्किल ट्रेडर्स होते हैं, क्राफ्ट्स होते हैं, प्लम्बर्स हो गए, वेल्डर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, बेसिकली उसमें काम आते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, वो देखते हैं ऑब्जर्व करने का, वो भी काम अप्रेंटिसशिप का ही आता है। कोई जिम में काम कर रहा हो, कोई टीचिंग क्लासेस में काम कर रहा हो, हर चीज़ों आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप क्लियर हो गया, हम किसी के अंडर में काम करेंगे तो हम उसको देखेंगे, फिर वो हमें काम देगा, फिर वो हमें देखेगा। इंटर्नशिप क्या होती है बच्चों, इंटर्नशिप क्या होता है कि आप काम करते रहेंगे, जॉब करते रहेंगे, जॉब करने के दौरान में क्या होगा, एक कंबाइन होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको देगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे आप काम करेंगे, ठीक है, और उसके संग में आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशंस उनका टाई अप होता है। अब आप किसी कंपनी के अंदर आप एमबीए कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपको एक इंटर्नशिप के लिए आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए किसी होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम भेजा जाएगा, किसी होटल में, और एक्चुअली में आपको वहां का मैनेजर या वहां पे आपको एज वहां पे सुपरवाइजर या कंपनी का एक छोटा सा असिस्टेंट मैनेजर बना करके भेजा जाएगा, और आप बिल्कुल असली ड्यूटी ही परफॉर्म करोगे। लेकिन आप वहां के परमानेंट मेंबर नहीं हो, क्योंकि आप इंटर्नशिप पे चल रहे हो, मतलब आप एक तरीके से वो आपकी स्टडी चल रही है, आप वहां पे सीख रहे होगे किस तरीके से कस्टमर्स आते हैं, किस तरीके से पब्लिक आती है, कैसे मिलती है, कैसे कम्युनिकेट करती है, क्या होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम्स होता है, वो सारा का सारा काम आप इस तरह के इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स में करते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेक्स एक एग्रीमेंट बनाती है बिजनेस के संग में, और जहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहां पे अपना प्रैक्टिकल वर्क एक्सपोजर करते हैं। भाई मुझे मैनेजर बनना है, तो भाई मैनेजर बनने के लिए मेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया हुआ है, किसी बिजनेस से, फर्म से, किसी होटल से टाइप किया हुआ है। तो हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ जो बंदा होगा, उसको होटल मैनेजमेंट में काम करना होगा, उस होटल में जाकर के अपनी असली ड्यूटी परफॉर्म कर सकेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल काम करेगा। लेकिन वो वहाँ का परमानेंट मेंबर नहीं है, इसलिए वो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाता है। तो उसके लिए भी कंपनी आपको छोटा सा स्टिपेंड, कुछ प्रोग्राम्स आपको पैसा देती है। तो वो किसमें आ गया बच्चा, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये भी ट्रेनिंग का ही प्रोसेस, क्योंकि आप अभी अंदर ट्रेनिंग में ही, ठीक, एक बार आपको वहां से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये बंदा बहुत बढ़िया है, तो फिर हो सकता है इन फ्यूचर में आप उसी कंपनी में या उसी होटल में आप एज मैनेजर के रूप में काम करें, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है भाई इंडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। अब बच्चों ये क्या होता है, ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे फैमिलियराइज किया जाता है। फैमिलियराइज करने मतलब कि पुराने जो नए एम्प्लॉयज होते हैं, वो पुराने एम्प्लॉयज को जानते नहीं है, किसी नई कंपनी में पहली बार आना, काम करना, तो बहुत ज़्यादा वो हेजिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके संग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो दिल की धड़कनें हैं वो धक धक ज़्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला देती है, जिसमें नया एम्प्लॉय पुराने एम्प्लॉय से मिलता है, पुराने एम्प्लॉय नए एम्प्लॉय से मिलते हैं, जहाँ पे कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स के जरिए वो कंपनी के बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में कंपनी को ज्वाइन करने के पहले ही जान जाते हैं। इससे क्या होगा कि उनके अंदर किसी तरीके का कोई हेजिटेशन या कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं होगा। इससे क्या उनकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगी, उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगा वो थोड़ा आगे इंक्रीज होगा, आपकी लॉयल्टी को भी प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया जाएगा कि क्या होगा, काम कैसे होगा। ये सारा बच्चा जो प्रोग्राम्स होता है वो किसमें आता है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम मेथड में आता है। याद रखिएगा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, यहाँ पे आपके एम्प्लॉय की कॉन्फिडेंस को, एफिशिएंसी को जज इंक्रीज किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा, जैसे हमारे कंपनी में कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, रूल्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, सब बताया जाएगा, ठीक है। डेवलप कराया जाएगा एक बिलोंगिंग का, लॉयल्टी देखा जाएगा कंपनी के लिए आपको किस तरीके से डेवलप काम करेंगे, और इंश्योर करेंगे कि आपके पास पॉजिटिविटी इंप्रेशन निकल के आए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आपका पहला इंप्रेशन गड़बड़ा गया तो सारे इंप्रेशन क्या हो जाएगा, सबकी धज्जियां उड़ जानी है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स ओपिनियन से आपको बचना होगा। ये क्लियर हो गया बच्चों, चलिए ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बच्चों आइए हमारे ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग पे, वो तो ऑन दी जॉब हो गया, अब आते हैं ऑफ, ये समझ आई बात ना, वो हमारा क्या हो गया, काम करते रहिए, सीखते रहिए। अब हमारे पास जो क्या होगा वो तो हमारे क्लियर हो गए। अब समझिएगा यहाँ की वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हमारे पास निकल के आएंगे, ठीक है,
ऑन दी जॉब वाले में क्या होगा, पहला होगा दिस मेथड यूज किया जाता है बच्चों एज ए सिमुलेटेड एज ए डुप्लीकेट वर्क। एक आपको वेस्टिबल स्कूल मतलब एक डमी मॉडल पे आपको पहले कंपनी काम कराएगी, उस पर आप जब तक आप 100% बिल्कुल फिट नहीं बैठ जाओगे तब तक आपको कंपनी बिल्कुल ओरिजिनल मशीन पे काम करने का परमिशन ग्रांट नहीं करेगी। तो पहले आपको एक डमी मॉडल पे कंपनी काम करा के देखेगी, आपको वहां पे ट्रेनिंग देगी। जस्ट लाइक एज मान लीजिए किसी कंपनी का आपको अकाउंटिंग कराना होगा तो पहले आपसे एक ट्रेनिंग प्रोसीजर पे काम कराएगी। ट्रेनिंग प्रोसीजर करने का मतलब ये हो गया बच्चों, एक डमी मॉडल पे पहले आपको प्रैक्टिस कराएगी प्रॉपर तरीके से। आप करते हो ना, पहले रफ पे लिखते हो, फिर जाकर आप फेयर करते हो। तो रफ पे आप किसी भी राइटिंग में किसी तरीके से खाचा खुची कुछ भी कर लेते हो, लेकिन जब फेयर पे लिखोगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। सेम वही प्रोसीजर है कि पहले आप एक डमी इक्विपमेंट पे या एक डुप्लीकेट इक्विपमेंट पे काम करोगे जिसमें कंपनी को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना होगा, एक उसमें आप बिल्कुल फिट बैठ जाओगे, देन कंपनी आपको न्यू इक्विपमेंट या न्यू मशीनरी आपके हाथ में रख देगी। ठीक है, तो ये मेथड बच्चों ट्रेनिंग सेंटर चलता है, इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये सेटअप होता है विद डमी मॉडल्स में या रिप्लिकेट्स कहते हैं एक्चुअल मशीनरी के संग में। तो बस आप काम करोगे, लेकिन अभी आप ओरिजिनल मशीन पे काम न करके पहले आप डुप्लीकेट मशीनरी पे काम करोगे। ऐसे सिस्टम को कहा जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ट्रेन करेगी, न्यू फैक्ट्री वर्कर्स बनाएगी इम्प्रेस को, और सेपरेट करेगी, उनको फैसिलिटी देगी अलग टाइप ऑफ मशीनरीज के लिए जो पहले वो प्रोडक्शन फ्लोर पे काम करेंगे। तो प्रोडक्शन फ्लोर में काम करने से पहले एक डमी मॉडल पे छोटा सा पहले आपको एक प्रोग्राम कराया जाएगा, उसमें आपका हाथ एक बार बैठ जाएगा, देन आपको नई साइकिल पे बैठने से पहले पुरानी साइकिल पे बैठ के देखा जाता है, सीखा जाता है पुरानी साइकिल पे ही कि वो टूटे फूटे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान ना होने पाए, क्योंकि नई साइकिल खरीद के लेकर आएंगे उसको चलाएंगे सर, तो वो टूटा फूटा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो कंपनी बस उसी मॉडल्स को अपनाती है और आप पे कवर अप करती है। अगला आइए बच्चों, लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके बहुत लार्जर जो ग्रुप्स होते हैं तो उनको लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कंपनी कोशिश करती है कई सारे ट्रेनर्स को, एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को अपने पास रखती है जो आपको वो लेक्चर्स देते हैं, आपको कॉन्फ्रेंस में लेके जाएंगे, वेबिनार्स कराएंगे, सेमिनार्स प्रोग्राम्स कराएंगे जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा सेल्स के पे काम करने के लिए या कुछ अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से वर्क परफॉर्म ड्यूटी करना होगा। हर चीज़ों के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक अरेंजमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर एंड सेमिनार्स वाले होते हैं। और बच्चों आज हमारे पास जो टॉपिक होता है, तो ये वीडियो और ये जो टॉपिक होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल ब्रीफ नॉलेज मिली होगी, अच्छी नॉलेज मिली होगी। आप खूब इसे अच्छे से पढ़िए, लिखिए, समझिए। अब एग्जाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो जितना ज़्यादा हो सकेगा बच्चों अब पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि शुरुआत करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि काम शुरू किया जाए अब बात बंद किया जाए। अब बात होगी एग्जाम के बाद, अब क्या होगा, केवल काम होगा। काम किसका होगा, पढ़ाई लिखाई का होगा। पढ़िए, लिखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नई वीडियो में नई एनर्जी के संग नए तरीके से मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।